गुड आफ्टरनून बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि मेंडल ने पी का प्लांट क्यों सिलेक्ट किया था, क्या क्या रीजन थे जिस वजह से मेंडल ने पी का प्लांट सिलेक्ट किया। उसके बाद पी का प्लांट सिलेक्ट करने के बाद उसकी सक्सेस हुई, उसने बहुत सारे लॉज इन्वेंट किए। उनके पीछे क्या क्या रीजंस थे वो भी अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, होप तो आपको दिखेगा। आज हमारी क्लास रिकॉर्डेड ही है ड्यू टू सम पर्सनल रीजन, तो होप सो आप लोग बियर करेंगे थोड़ा सा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, आप को अगर मेरे पढ़ाने में कोई भी डाउट हो रहा है तो आप उसको नोट कर लें, और नोट करने के बाद मुझे नेक्स्ट क्लास में आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ से कि रीजन फॉर द मेंडल सक्सेस, जो मेंडल की सक्सेस थी उसके लिए क्या रीजंस थे। ठीक है, reason for Mendel success. The various reasons are for Mendel success are: Mendel selected pure breeding varieties of pea for his experiment. ये एक टर्म होता है प्योर ब्रीडिंग वेराइटी का क्या मतलब। प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज होता है कि उस वेराइटी में कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होगी। ठीक है, नो इम्प्योरिटी। नो इम्प्योरिटी का जेनेटिक में क्या मतलब होगा? नो इम्प्योरिटी का जेनेटिक में मतलब होगा कोई भी फॉरेन जीन नहीं। ठीक है, नो फॉरेन जीन, नो फॉरेन जीन। जैसे कि पी का जो प्लांट था, हम लोगों ने पहले ही बात की थी, जो पी का प्लांट था वो कैसा होता है? वो बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल प्लांट्स क्या कर सकते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब अगर किसी पौधे में, किसी प्लांट में कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है तो उस कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन वैसा का वैसा कैरेक्टर प्रिजर्व होके दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, बिना कोई वेरिएशन के, बिना कोई वेरिएंट के। क्या होता है कि वेरिएशंस कैसे आते हैं? जब हम दो अलग अलग वैरायटी के या अलग अलग ब्रीडिंग के कोई भी ऑर्गेनिजम्स लेंगे और उनका क्रॉस करवाएंगे, तो जब हम उनके बीच में क्रॉस करवाएंगे तो कुछ जीन्स एक वैरायटी के आएंगे, कुछ जीन्स दूसरी वैरायटी के आएंगे। और जब वो दो जीन्स का क्रॉसिंग ओवर होगा तो जो आने वाला ऑर्गेनिज्म होगा या आने वाला ऑफस्प्रिंग होगा उसमें दोनों ही वैरायटी के कुछ कुछ परसेंटेज होंगे। तो प्योरली ना ही एक वैरायटी प्रेजेंट होगी ना ही दूसरी वैरायटी प्रेजेंट होगी, कुछ अलग ही तीसरा प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल देखेंगे, सिंपल से एग्जाम्पल, क्योंकि प्योर ब्रीडिंग वैरायटी ये आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे जाके ये टर्म डायरेक्टली यूज होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये वाला टर्म यहीं पे ही समझ लें, ताकि आगे जाके जब मैं बोलूँ कि हम लोग प्योर ब्रीडिंग वैरायटी लेंगे इसका, तो आपको डायरेक्टली माइंड में स्ट्राइक हो कि अच्छा, प्योर ब्रीडिंग वैरायटी की क्वालिटीज ये होती है, या इस टाइप का ऑर्गेनिज्म प्योर ब्रीडिंग वैरायटी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखेंगे प्योर ब्रीडिंग वैरायटी के लिए? सपोज करिए कि कोई प्लांट है, वो कैसा है? टॉल, होमोजाइगस टॉल है। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस मैंने बहुत पहले ही पढ़ा दिया था। ठीक है, अभी मैंने कुछ डेफिनेशन से पढ़ाई थी टर्मिनोलॉजीज जेनेटिक्स की, तो उसमें मैंने होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कवर करवाया था, तो आपको जाके रिवाइज कर लेंगे अगर उसको याद नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो टर्म याद रखना बहुत जरूरी है। होमोजाइगस मतलब मैंने बताया था सेम। ठीक है, टॉल है और दूसरा टॉल है। ठीक है, क्योंकि हम सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम वैसा ही पौधा या एक ही पौधे के अंदर मेल फीमेल है तो वही आपस में क्रॉसिंग ओवर करके एक नया ऑफस्प्रिंग देंगे। सेम पौधा है तो उनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेशन भी सेम होगा। इस प्लांट से भी क्या आएगा? मियोसिस टर्म आप समझते होंगे, हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं, एक टी आएगा, यहाँ से भी एक टी आएगा, इनका क्रॉसिंग ओवर होगा, टी टी बनता है। ठीक है, तो जो पेरेंट का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन था सॉरी, जो पेरेंट का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन था वही आगे चल के नए ऑफस्प्रिंग का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, सेम है। ये जो कैरेक्टर है ये सेम है, ये सेम हो गया। वही अगर हम कोई दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस मतलब हम एक टॉल प्लांट लेते हैं और एक दूसरा
डॉग प्लांट लाते हैं जिसका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, गैमेट्स बनेंगे, इनका क्रॉसिंग ओवर होगा। अब यहाँ पे क्या नया जायगोट बन रहा है, कैपिटल टी स्मॉल। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो पेरेंट्स का है ना, जो पेरेंट्स का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है ये कैपिटल टी स्मॉल टी is different from the genetic recombination of zygote, which is capital T and small. यहाँ पे जो ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है ये सेव नहीं हुआ, ये एक प्योर ब्रीडिंग वेराइटी थी, प्योर टॉल था, ये एक प्योर डॉर्फ था, लेकिन ये एक इम्प्योर टॉल होगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है वो अलग है, इसमें थोड़ा सा डॉर्फनेस भी दिख रही है जब हम उसका जेनेटिक एनालिसिस कर रहे हैं। आई होप आपको ये सारी टर्म समझ में आई होगी, और अगर मतलब आ ही जानी चाहिए समझ में तो, क्योंकि काफी इजी है। बट मैंने इतना इलोबरेट करके इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज क्या होता है उसमें दिक्कत होती है। तो मेंडल ने क्या किया था, प्योर ब्रीडिंग वेराइटी सिलेक्ट की। अगर उसने प्योर ब्रीडिंग वेराइटी सिलेक्ट की तो उसे पता है अपने दिमाग में कि इनमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होंगी। इम्प्योरिटीज मतलब कोई भी फालतू का जीन नहीं आएगा जो आगे की जनरेशन में जाके कोई भी डिफरेंस पैदा करे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज। He took only those traits for his studies which do not show linkage interaction or incomplete dominance. ये लाइन आप एज इट इज याद रखें। लिंकेज इंटरेक्शन क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, ये हम आगे चल के बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट प्लांट पी इज एन आइडियल प्लांट फॉर कंट्रोल्ड ब्रीडिंग, ठीक है। जो पी प्लांट था वो एक आइडियल प्लांट था कंट्रोल ब्रीडिंग। कंट्रोल ब्रीडिंग क्या कहलाएगा कि हम कुछ कंडीशंस को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि ठीक है ऐसा ही कंडीशन रहेगा, इसी कंडीशन के अंदर हम पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल कंडीशंस रहती है, तो जब कंट्रोल कंडीशंस की प्रेजेंस में कोई भी एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, कंट्रोल ब्रीडिंग। और पी प्लांट आइडियल क्यों होगा, उसके सारे रीजंस हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिए हैं। 7 रीजंस आपको ऊपर दिख रहे होंगे, 7th रीजन दिख रहा है, तो वो पहले ही पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। The earlier workers investigated plant animals taking into consideration all their characters at one time, but Mendel took one character at a time. When inheritance of one character was established, he studied the inheritance of two characters and so on. जो बहुत सारे साइंटिस्ट ने गलती क्या की थी कि उनने बहुत सारे कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स मतलब कि जैसे कि प्लांट की हाइट होगी, फ्लावर का कलर हो गया, सीड का कलर हो गया, तो उन लोगों ने बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक ही टाइम पे स्टडी करना चाहा, जिसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी पैदा हुई और रिजल्ट एक्यूरेट नहीं है। लेकिन वहीं पे ही जब मेंडल ने स्टडी की तो मेंडल ने एक ही कैरेक्टर को एक ही टाइम पे स्टडी किया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसका कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आ रही है, वो एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को बहुत ही अच्छे से स्टडी कर पा रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर था जो मेंडल की सक्सेस में आ रहा था कि उसने एक कैरेक्टर को एक ही टाइम पे स्टडी किया, ठीक है। के बाद मेंडल टुक केयर टू अवॉइड कंटामिनेशन फ्रॉम पॉलन ग्रेन्स ब्रॉड बाय एनी पॉलिनेटिंग एजेंट, ठीक है। पॉलिनेटिंग एजेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, एयर या बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट वर्क करते हैं, बट उसमें कोई भी टाइप का कंटामिनेशन नहीं होने दिया। यहाँ से ही हमने देखा उसने कैसी कंडीशन ली थी, उसने कंट्रोल्ड कंडीशन ली थी जिनकी वजह से कोई भी कंटामिनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। Mendel kept a complete record of every cross, subsequent self-breeding and number of seeds produced. उसने सारे रिकॉर्ड्स रखे कि वो कैसे एक ब्रीड कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म और नंबर ऑफ सीड्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है, हर चीज का एक डेटा रखा। तभी जाके उसने आगे जाके क्या किया, मैथमेटिकल एनालिसिस। ये मैथमेटिकल एनालिसिस में यहाँ क्यों लिख रही हूँ इतना इंपॉर्टेंट तरीके से, मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मेंडल ही ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिनने एक कैलकुलेटिव एनालिसिस या बोला जाएगा एक मैथमेटिकल एनालिसिस की थ्रू पूरे एक्सपेरिमेंट्स को सामने लाया,
कि कितना कितना परसेंटेज इनहेरिट हो रहा है, कितना कितना परसेंटेज इनहेरिट नहीं हो रहा है। वो ये क्यों कर पाया? क्योंकि उसने एक पूरा रिकॉर्ड रखा था सारे क्रॉसेस का, कि कितना क्रॉस हो रहा है, कितना इनहेरिटेंस हो रहा है। इसको हमने क्या बोला? he used statistical methods and laws of probability for analysis of his result। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या होता है? एक ग्राफिकल एनालिसिस, कि इतने परसेंटेज ये है, इतने परसेंटेज वो रहा, इतने, ठीक है, तो वो स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। और लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है? कि एक अनुमान लगाना कि अच्छा 50% इसका हो रहा है, कितना चांसेस है, प्रोबेबिलिटी मतलब चांस चाहिए कि एक जीन को ट्रांसफर होने के कितनी चांसेस होंगे। तो उसने हर चीज की प्रोबेबिलिटी भी बताई कि किस चीज कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। He studied inheritance of character of for 3 or more generations। ठीक है, कितने जनरेशन तक उसने कैरेक्टर स्टडी की? उसने 3 या 3 से ज्यादा जनरेशन तक स्टडी की कैरेक्टर्स। इसमें क्या हो रहा है? अच्छा, कोई कैरेक्टर है वो एक जनरेशन में नहीं आया, तो वो शायद दूसरी जनरेशन, क्योंकि जीन्स तो है ही, जीन्स तो ट्रांसफर हो ही रहे, तो एक जनरेशन में नहीं हो, फिर दूसरी जनरेशन में कैसे, फिर तीसरी जनरेशन में क्या होगा? ठीक है, तो ऐसे करके उसने 3 से 4 जनरेशन तक उसने स्टडी की और सारे कैरेक्टर को बहुत अच्छे से एनालाइज किया। He first formulated a working hypothesis based on the theoretical explanation and then tested the validity of hypothesis of learning experiment। फर्स्ट उसने क्या किया? एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया कि ठीक है ऐसे ऐसे चीजें हो सकती। फिर उस थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन को उठा के उस पे बेस्ड उसने कुछ रिजल्ट्स या कुछ टेस्ट, ठीक है, जो कि उसके एक्सपेरिमेंट्स में थे। ये तो सारी हो गए नोट पॉइंट किसके, रीजन क्या थे मेंडल के सक्सेस के। तो एक बार रिविजन करेंगे जल्दी जल्दी हम, क्या क्या रीजन हो सकते। फर्स्ट क्या था? प्योर ब्रीडिंग वैरायटी ली थी मेंडल ने। दूसरा क्या था? उसने वही ट्रेट लिए, मतलब उसने जिनमें लिंकेज या इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं शो हो रहा है। लिंकेज या इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। उसने कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किया, मतलब सारी कंडीशंस कंट्रोल्ड थी। उसने एक ही कैरेक्टर को एक ही टाइम पे स्टडी किया। ये सारे पॉइंट्स लिखने में आते हैं, ठीक है, एग्जाम में। के बाद उसने कोई भी कंटामिनेशन को अवॉइड किया, कि कोई भी कंटामिनेशन ना हो पाए। उसके बाद उसने एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया और एक प्रोबेबिलिटी मेथड दिया। उसने 3 से ज्यादा जनरेशन तक स्टडी किया और उसके बाद उसने एक हाइपोथेसिस दी और उसी हाइपोथेसिस के बेसिस पे उसने एक टेस्ट किया या बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। ये सारे रीजंस थे किसके? मेंडल के सक्सेस के। 8-9 रीजंस में एटलीस्ट आप लोग 5 रीजंस तो याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टर्स। सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक एक चीज को क्या ही बोलूंगी, ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर्स तो याद करने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा डोमिनेंट होता है, कौन सा रेसेसिव होता है, ये सारे हमें याद करने हैं। सबसे पहली चीज, 2 चीज याद करें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गार्डन ट्री प्लांट स्टडीड बाय मेंडल, ठीक है। कौन कौन से कैरेक्टर्स थे? 2 चीजें याद रखनी है। 7 कैरेक्टर्स थे, 7 कैरेक्टर्स। 7 कैरेक्टर्स थे, तो ट्रेड कितने होंगे? 14। कैरेक्टर्स क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, फर्स्ट क्लास में सबसे पहले हमने यही स्टडी किया था कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं। कि कैरेक्टर एक होगा लाइक हाइट, बट ट्रेड क्या होंगे? ट्रेड उसके फॉर्म्स होंगे, जैसे कि जीन्स और अलील्स, ठीक है। उससे कंपेयर करके हम लोगों ने कैरेक्टर्स और ट्रेड्स पढ़े थे। तो मेंडल ने टोटल कितने कैरेक्टर स्टडी किए? 7 कैरेक्टर स्टडी किए, अगर कोई पूछेगा। और कितने ट्रेड स्टडी किए मेंडल ने? तो 14 ट्रेड स्टडी किए, ये याद रखेंगे आप। उसके बाद क्या यहाँ पे कैरेक्टर्स दिखेंगे, एक डोमिनेंट कैरेक्टर है और एक रेसिसिव कैरेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे सारे देखते हैं हम लोग। थोड़ा अच्छा सा पेन ले लेते हैं, है ना, ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। कैरेक्टर्स डोमिनेंट एंड रेसिसिव। फर्स्ट कैरेक्टर क्या था? इसमें हमें ये भी याद रखना है कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रेसिसिव है। हाइट का सबको याद रहता है, नीचे के कंफ्यूज हो जाते हैं। पढ़िए 6-7 बार, याद हो जाएंगे, ठीक है। हाइट, पहला कैरेक्टर। उसका थोड़ा डार्क कलर लेते हैं, हाँ। हाइट पहला कैरेक्टर। डोमिनेंट उसका क्या है? टॉल। रेसेसिव उसका क्या है? डॉग। दूसरा, फ्लावर या पॉड की पोजीशन, ठीक है। 2 पोजीशन होगी, या तो एक्सियल होगी या तो फिर टर्मिनल होगी, ठीक है।
पॉड का कलर कैसा होगा? पॉड का कलर या तो ग्रीन होगा, ग्रीन होगा तो डोमिनेंट है, और येलो होगा तो रेसेसिव है। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल होगी तो वो डोमिनेंट है, टर्मिनल होगी तो वो रेसेसिव है। वहीं पॉड का शेप, पॉड का शेप दो टाइप के होंगे, एक इन्फ्लेटेड होगा और एक कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। इन्फ्लेटेड मतलब ऐसा पूरा, आप एनसीईआरटी में देखेंगे पूरे डायग्राम, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है, दिस इज कॉन्स्ट्रिक्टेड और ये इन्फ्लेटेड। तो इन्फ्लेटेड होगा या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा। इन्फ्लेटेड होगा तो वो डोमिनेंट कहलाएगा, लेकिन अगर कॉन्स्ट्रिक्टेड है तो वो रेसिसिव कहलाएगा। यहाँ पे कौन सा लेटर किसके लिए यूज करेंगे वो भी दिया गया है। हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था कि अगर कोई भी डोमिनेंट जीन हम ले रहे हैं तो उसके लिए हम कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, और कोई भी रेसिसिव जीन ले रहे हैं तो उसके लिए स्मॉल लेटर का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टॉल ले रहे हैं तो हम उसके लिए कैपिटल टी का यूज करेंगे, और रेसिसिव दे रहे हैं तो उसके लिए स्मॉल टी का यूज करेंगे, ना कि आर का यूज करेंगे। सॉरी, डॉग का, डी का नहीं यूज करेंगे, क्योंकि डी फॉर डॉग होता है, लोग स्मॉल टी का यूज करेंगे। अगर एक्सियल है तो कैपिटल ए, टर्मिनल है तो स्मॉल ए। ओके। पॉट का कलर ग्रीन, अगर ग्रीन है तो कैपिटल जी, और अगर येलो है तो स्मॉल जी, याद रखना है। पॉट का शेप अगर इन्फ्लेटेड है तो कैपिटल आई, और कॉन्स्ट्रिक्टेड है तो स्मॉल आई। कैपिटल वाई बिकॉज इट इज डोमिनेंट, स्मॉल वाई बिकॉज इट इज अ रेसिसिव कैरेक्टर, ठीक है। फ्लावर का कलर क्या होगा? फ्लावर का कलर रेड नहीं रहता है, शायद वॉयलेट है, ठीक है, इसको रेड को हटा देना। फ्लावर का कलर क्या होगा? या तो वॉयलेट होगा या तो व्हाइट होगा। अगर वॉयलेट होगा तो कैपिटल वी लेंगे, और अगर वॉयलेट होगा तो व्हाइट होगा तो स्मॉल वी लेंगे। क्या? वॉयलेट होगा तो कैपिटल वी लेंगे और स्मॉल वी लेंगे जब व्हाइट होगा। क्यों? क्योंकि वॉयलेट एक डोमिनेंट कैरेक्टर है और व्हाइट रेसेसिव कैरेक्टर है, किसमें? फ्लावर कलर में। उसी जगह जब हम सीट का शेप लेंगे तो सीट के शेप में या तो स्मूथ होगा या तो रिंकल्ड होगा। तो जब स्मूथ या राउंड होगा तो उसके लिए हम कैपिटल आर लेंगे, और जब रिंकल्ड होगा तो हम उसके लिए स्मॉल आर लेंगे। कैपिटल आर डोमिनेंट, स्मॉल आर रेसेसिव। स्मूथ राउंड एक डोमिनेंट कैरेक्टर है और रिंकल्ड एक रेसेसिव कैरेक्टर। उसी जगह जब हम सीड कलर लेंगे तो सीड कलर या तो येलो लेंगे या तो ग्रीन लेंगे। जब हम सीड के कलर की बात कर रहे हैं तो येलो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, उसके लिए लेटर लेंगे कैपिटल वाई, और ग्रीन के लिए लेंगे स्मॉल वाई। यहाँ पे देखिए, आपको इन दो चीजों में कंफ्यूजन हो सकती है, मैं पहले ही बता देती हूँ तो आप याद करके रखिएगा। यहाँ पे पॉड का कलर, पॉड का कलर क्या है? ग्रीन है, येलो है। सीड का कलर क्या है? ग्रीन और येलो ही है, पार्ट। तो एक याद रखना आप, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। बस ये याद रखना कि जो, जैसे कि आपने पॉड का कलर याद रखा, आपको पता होना चाहिए कि जब हम सीड के कलर की बात करेंगे तो वो ऑपोजिट है पॉड के कलर के। तो आपका दिमाग आपको अपने आप बता देगा कि सीड का कलर क्या होता है। हमने याद किया कि पॉट के कलर में जो ग्रीन कलर है वो डोमिनेंट होता है, और कैपिटल लेटर्स हम लेते हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी। ग्रीन कलर डोमिनेंट होता है और येलो कलर रेसेसिव होता है। ठीक है, पता है हमें पॉट का कलर ग्रीन कलर डोमिनेंट, येलो कलर रेसेसिव। अब क्या करेंगे? सीड के कलर आया तो पॉड का कलर याद रखेंगे, ग्रीन कलर डोमिनेंट, येलो कलर रेसेसिव। तो सीड कलर जो है वो तो पॉड के कलर के ऑपोजिट है, तो क्या होगा? येलो कलर डोमिनेंट, ग्रीन कलर रेसेसिव। ठीक है। एक जब ऐसे ऑपोजिट चीजें आपको याद करनी रहा करे ना, तो आप एक चीज याद रखा करो, और ये रखो करो। देखो, आपके दिमाग को तो पता है कि आपको किस चीज में कंफ्यूजन हो रहा है। जब आपके दिमाग को पता है कि कौन सी चीज में कंफ्यूजन हो रहा है तो हम एक चीज याद रखेंगे, और हमें पता है कि जो दूसरी चीज है वो उसके ऑपोजिट हो, तो हम उसको ऑपोजिट कर देंगे, ठीक है। शायद ये थोड़ा ट्रिक तो नहीं है, बट ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या क्या था। एक बार फिर से रिविजन करते हैं इस चीज का। 7 कैरेक्टर्स, 14 ट्रेट, हाइट, फ्लावर या पॉट की पोजीशन, पॉट का कलर, पॉट का शेप, फ्लावर का कलर, सीड का शेप, सीड का कलर। तब याद हो जाएगा कंफ्यूजन किस में होगा, पॉट के कलर में और सीड के कलर में। तो याद रखना है, पॉट का कलर ग्रीन होता है जो कि डोमिनेंट होता है, येलो होता है जो कि रेसेसिव होता है। वहीं सीड का कलर पॉट के कलर से ऑपोजिट चीजें होती है, मतलब येलो कलर डोमिनेंट होगा और ग्रीन कलर रेसेसिव होगा। अगर कोई भी कैरेक्टर डोमिनेंट है तो उसका हम कैपिटल लेटर लेंगे, और अगर उसी का ऑपोजिट रेसेसिव कोई कैरेक्टर है तो उसके लिए हम स्मॉल कैरेक्टर लेंगे। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। के बिना पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा, रट लीजिएगा प्लीज। के बाद नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखते हैं कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट में क्या क्या थे, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है वो देखेंगे हम, हमसे वही पढ़ेंगे। ये तो नहीं था पैटर्न वगैरह, ये तो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, वो पढ़ते हैं हम लोग कि यहीं से ये हमें पढ़ना है। फिर प्रिंसिपल ऑफ यूनिट कैरेक्टर, थर्ड फैक्टर, ये पढ़िए। कैरेक्टर्स पढ़ लिए, उसके बाद ये पढ़ना लॉ और प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। आपको जो मैं स्क्रीनशॉट भेजती हूँ ना, वो वही भेजूंगी जो मैंने पढ़ाया है टॉपिक्स। जो टॉपिक्स मैं अभी स्किप कर रही हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, वो उसका स्क्रीनशॉट भी मैं नहीं भेजूंगी। तो आप चिंता मत कीजिए कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। जितना आपको स्क्रीनशॉट आ रहा है आप उतना ही पढ़ें, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस किसने दिए? मेंडल ने दिए हैं कुछ लॉज। में क्या होता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट इन अ हाइब्रिड बोथ alternate alleles are present, but only one allele express itself and the other remains suppressed. Allele which express itself in even in the presence of alternate gene is called as dominant allele, whereas other allele that remains suppressed in the presence of alternate allele is called as recessive allele. ये क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है, यहाँ पे बस वही बोला गया है जो हमने हेटेरोजाइगस होमोजाइगस हर जगह पढ़ते आ रहे हैं कि आपका कोई भी हाइब्रिड वैरायटी होगी। पहला टर्म क्या याद रखना है? हाइब्रिड याद रखना है। हाइब्रिड मतलब हमने बोला था कैपिटल टी स्मॉल टी, ये याद रखना है। हाइब्रिड में ऑल्टरनेट, दोनों ही ऑल्टरनेट अलील्स प्रेजेंट होंगे। ऑल्टरनेट मतलब दो ऑपोजिट अलील्स प्रेजेंट होंगे, एक कैपिटल टी प्रेजेंट है, एक स्मॉल टी, ठीक है। इसमें क्या होगा? एक अलील खुद को एक्सप्रेस करेगा और एक अलील खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो जो अलील खुद को एक्सप्रेस कर रहा है उसको हम डोमिनेंट अलील कहेंगे, और जो अलील खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है उसको हम रेसेसिव अलील कहेंगे, ठीक है। यही है लॉ ऑफ डॉम, सिंपल, फिर ज्यादा कुछ नहीं। हाइब्रिड, हाइब्रिड में दोनों अलील्स प्रेजेंट है, सिर्फ एक अलील खुद को एक्सप्रेस करेगा, उसको डोमिनेंट बोलेंगे। दूसरा अलील सप्रेस हो जाएगा या वो खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा, उसको हम रेसेसिव अलील बोलेंगे। जैसे कि इसका जो फिनोटाइप होता है, ये पेड़ दिखेगा कैसा? टॉल। अगर ये टॉल है तो सिर्फ ये वाला लील एक्सप्रेस हुआ है, ये वाला नहीं एक्सप्रेस हुआ। दिस इज ओनली प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, कोई कॉम्प्लेक्सिटी दिमाग में नहीं बतानी, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये जो मैंने एग्जाम्पल समझाया आपको, यही एक्सप्लेनेशन है। मैं समझाती हूँ आपको, ठीक है। बट इतना कोई लोड नहीं, सबसे इजी लॉ यही है, सबसे इजी है, इजीएस्ट, ठीक है। दिस लॉ कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इट इज अ क्रॉस इन विच वन कैरेक्टर इज स्टडीड एट अ टाइम। डेफिनेशन से पहले पढ़ चुके हैं। When a pure tall plant is crossed with a pure dwarf plant, pure tall क्या होता है, pure dwarf क्या होता है, मैंने अभी पूरा बताया आपको, ठीक है। तो F1 जनरेशन पढ़ा है। obtained consist of only tall plant, सिर्फ tall plant होगा F1 में। when F1 plant is subjected to self pollination, a mixed generation of tall and dwarf plant is produced in the ratio 3:1, the generation is produced in F2. The capital T is the gene for tallness and small t is the gene for dwarfness. The above is expressed as the Punnett square। ये पूरा आपको बताती हूँ करके, अच्छे से समझ में आएगा। द क्रॉस ब्लेडिंग के two type of plant or on cells, so they are hybrid. Each F1 plant has both the genes, but one is expressing, whereas other remains suppressed. So the gene which expressed itself is dominant, other right चीज है, ठीक है। ये देखिए, ये चीज लिखिए और ये चीज आपको बनानी ही है। सबसे पहले क्या लेंगे हम? सबसे पहले हम लेंगे हमारा प्योर टॉल प्लांट, ठीक है। प्योर मतलब जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। और क्या लेंगे? प्योर डॉर्फ प्लांट। ये क्या है? ये पेरेंट्स का फिनोटाइप है डॉर्फ, और ये क्या है? ये पेरेंट्स का जीनोटाइप। उसके बाद मियोस गैमेट्स हुए, दो टाइप के गैमेट फॉर्म होंगे, एक कैपिटल टी, एक कैपिटल टी, दो, एक स्मॉल टी, एक स्मॉल टी, क्योंकि मियोसिस होता है, हैप्लॉइड होते हैं। अब यहाँ पे आप इसका ये लो या ये लो, एक ही चीज है ना, क्योंकि सेम है। अगर अलग अभी देखेंगे तो फिर हमें दोनों से क्रॉस कराना पड़ेगा। इसको ले लिया और इसको ले लिया, इनको क्रॉस कराया तो यहाँ पे एक हाइब्रिड टॉल आया। कैसा टॉल आया? एक हाइब्रिड टॉल आया। और हाइब्रिड टॉल कहाँ पे रहेगा? F1 जनरेशन में ये रहेगा, ठीक है। ये कौन सी जनरेशन है? F1 जनरेशन है। वहीं पे ये इसके क्या क्या, ये गैमेट, अब इसके भी गैमेट करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि चलो F1 जनरेशन में तो हाइब्रिड प्लांट आ गया।
अब सेल्फ पॉलिनेशन होगा। सेल्फ पॉलिनेशन हमें पता है क्या होता है कि उसी प्लांट का मेल उसी प्लांट का फीमेल और उनके बीच में क्रॉस करेंगे, तो ये इसका हाइब्रिड वेराइटी का सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा था, प्योर टॉल में सिर्फ एक प्रकार के गैमेट्स बन रहे थे, कैपिटल टी। लेकिन हाइब्रिड वैरायटी में जो गैमेट्स बनेंगे वो दो प्रकार के बनेंगे, एक कैपिटल टी बनेगा और एक स्मॉल टी बनेगा। तो गैमेट्स ऑफ F1 जनरेशन। अब यहाँ पे F1 क्रॉस और सेल्फिंग होगा, ठीक है। सेल्फिंग हम लिखेंगे यहाँ पे, सेल्फिंग मतलब सेल्फ क्रॉस। के बाद ये देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, F1 क्रॉस सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, ये पनेट स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, पनेट स्क्वायर में क्या है कि हम एक स्टैटिस्टिकल तरीके से सारी प्रोबेबिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए हम पूरे रिजल्ट्स देते हैं, वो पनेट स्क्वायर कहलाता है। ये जो आपका है पनेट स्क्वायर, इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पे एक स्क्वायर रहता है, चार डिब्बे बना लेते हैं। एक साइड क्या लिखेंगे, ये मैंने शायद आपको साइन बताया था, जो ये वाला साइन होता है ये फीमेल का साइन होता है, जो ये वाला साइन होता है किसका होता है, ये मेल का साइन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने साइन बना लिए। तो यहाँ पे जो फीमेल है, तो दिस इज, तो फीमेल के दो सेल्फिंग करानी है, तो जो पेरेंट्स होंगे वो तो सेम होंगे, तो कितने गैमेट्स बनेंगे, दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे। तो यहाँ पे हम गैमेट्स को अरेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम गैमेट्स को अरेंज कर देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, फीमेल के गैमेट्स अरेंज हो गए। और इस साइड क्या, मेल के गैमेट्स अरेंज कर देंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, मेल के गैमेट्स अरेंज कर देंगे। अब क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कैसे कराएंगे, क्रॉस कैसे कराएंगे, इस वाले का इस वाले के साथ क्रॉस, इस वाले का इस वाले के साथ क्रॉस, ये ये वाले बॉक्स में लिखेंगे। फिर इस वाले का स्मॉल टी का इसके साथ क्रॉस और स्मॉल टी का इसके साथ क्रॉस। जब ये सारे क्रॉस करा दिए तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब इसका इसके साथ क्रॉस कराया गया तो इस वाले बॉक्स में लिखेंगे तो कैपिटल टी आया। जब इस वाले का इस वाले के साथ क्रॉस कराया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया। इस वाले को इस वाले के साथ क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस वाले को इस वाले के साथ क्रॉस करेंगे तो कैपिटल स्मॉल टी है। F1 जनरेशन का सेल्फिंग करा है, नए ऑर्गेनिज्म नए ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस किया, तो ये कौन सी जनरेशन है, ये है आपकी F2 जनरेशन। ठीक है, F2 जनरेशन में क्या मिला है, यहाँ पे आप देखेंगे, मैं बाहर लिखती हूँ इस चीज को, क्या क्या मिला है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये क्या है, ये टॉल है, ये भी क्या है, टॉल है, ये भी क्या है, टॉल है। के बाद कितने कैपिटल टी प्रेजेंट है यहाँ पे इस पूरे बॉक्स में, एक कैपिटल टी प्रेजेंट है तो एक लिख देंगे। यहाँ पे कितने कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड फॉर्म में प्रेजेंट है, दो, एक ये प्रेजेंट है एक ये प्रेजेंट है, यहाँ पे दो लिख देंगे। उसके बाद स्मॉल टी कितना प्रेजेंट है, एक प्रेजेंट। ये क्या है, टी टी टी, ये जीनोटाइप। तो जो जीनोटाइप का रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 1:2:1। ठीक है, वहीं पे, ओ सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, ये क्या है, डॉट है। ठीक है, वहीं पे हम देखेंगे कि फिनोटाइप कितने, फिनोटाइप मतलब दिख कैसे रहे, टॉल कितने हैं टोटल, टोटल ये वाला टॉल है, ये वाला टॉल है, ये वाला टॉल है, तीन तो टॉल है। और डॉर्फ कितने, एक डॉर्फ। अब F2 जनरेशन में डॉर्फ एक्सप्रेस हुआ है, F1 जनरेशन में डॉर्फ नहीं एक्सप्रेस हुआ था, लेकिन F2 में एक्सप्रेस हो गया है। डॉर्फ कितने, एक है। तो फिनोटाइप का रेशियो कितना हुआ, 3:1, ये याद रखने हैं रेशियोज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन का यहाँ पे देखिए आपका पूरा लिखा हुआ है कि फिनोटाइप अगर हम देखेंगे कि कैसा अपीयरेंस है, तो कितने टॉल है, तीन टॉल है, तो पूरा मैं मिटा देती हूँ। यहाँ पे कितने टॉल है, तीन टॉल है, एक दो तीन, तीन टॉल है, तो रेशियो कितना होगा, और एक क्या है, एक डॉट, तो रेशियो कितना होगा, 3:1। वहीं पे जब हम जीनोटाइप देखेंगे तो कैपिटल टी कितना है, एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, ये एक है, ये दो है। ठीक है, दो हो गए। स्मॉल टी कितना है जीनोटाइप, स्मॉल टी एक है, 1:2:1।
ये क्या आ गया, ये जीनोटाइपिक रेशियो आ गया और ये फिनोटाइपिक रेशियो आ गया। ये किसका क्रॉस कराया है हमने, ये हमने करवाया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने एक ही कैरेक्टर को एक ही टाइप पे स्टडी किया। कौन सा कैरेक्टर स्टडी किया है हमने अभी, हाइट। हाइट हमने स्टडी कर लिया है दो जनरेशन के लिए, F1 और F2 जनरेशन। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, अब पहली चीज हमने जो पढ़ी है, पहली चीज तो हमने पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। और जो दूसरी चीज हमने पढ़ी है वो क्या पढ़ लिया है हमने, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस डिफाइन करें, तो आपको जो मैंने पहले बताया कि हाइब्रिड लेना है, दो ऑल्टरनेटिव जीन्स प्रेजेंट होंगे, एक खुद को एक्सप्रेस करेगा वो कहलाएगा डोमिनेंट अलील, और जो दूसरा है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा उसको हम रेसेसिव अलील कहेंगे। उसके बाद आपको ये पूरा पहले बनाना है, पहले आप ये जो मैंने पूरा समझाया है, F1 प्योर वेराइटीज लेनी है, प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज के गैमेट्स बनाने हैं, गैमेट्स बना के इनका F1 जनरेशन बनाना है, हाइब्रिड F1 जनरेशन बनेगा, उसके बाद उसका सेल्फ क्रॉस कराना है, इसकी हेल्प से, पनेट स्क्वायर की हेल्प से। ये कौन सा स्क्वायर है, यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर का नाम, स्क्वायर का नाम हम लिखेंगे यहाँ पे पनेट स्क्वायर। ठीक है, क्या कौन सा स्क्वायर है, पनेट स्क्वायर है यहाँ पे। पनेट स्क्वायर की हेल्प से हम सेल्फ इन कराएंगे। यहाँ पे हम ये क्या लिखेंगे, जिसके नीचे प्लस होता है वो क्या है, फीमेल, और जिसके ऊपर एरो होता है वो क्या है, वो मेल। एक साइड फीमेल के गैमेट्स अरेंज करेंगे, एक साइड मेल के गैमेट्स अरेंज करेंगे, जो गैमेट्स हमने हाइब्रिड में बनाए हुए हैं। ठीक है, ये पनेट स्क्वायर इसलिए है क्योंकि इजी हो जाता है, इन दो गैमेट्स का ऐसे क्रॉस कराना इजी हो जाता है। अगर आप एक गैमेट निकालोगे एक गैमेट, तो वो बहुत बहुत मतलब घिचर पिचर सा हो जाएगा। आप पनेट स्क्वायर के हेल्प से प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज का भी करवा सकते हो, बट उसमें आपका जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। मतलब अगर कोई बच्चा कंफ्यूज है कि मैम F1 में आपने वैसे क्यों क्रॉस कराया और F2 में क्यों क्रॉस कराया, क्योंकि F2 में थोड़ा ज्यादा गैमेट्स बन गए ना, F1 में जो गैमेट्स थे वो ज्यादा नहीं थे। मैं करके बताती हूँ आपको पनेट स्क्वायर वाला, अगर F1 का भी किसी बच्चे को है बहुत ज्यादा, वैसे आपको तो खुद ही करके देख लेना चाहिए, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। आगे चल के हम और ज्यादा भी डाई हाइब्रिड क्रॉस जब देखेंगे तो उसमें दो कैरेक्टर्स लेते हैं ना, तो दो कैरेक्टर्स में और कॉम्प्लेक्स और ज्यादा गैमेट्स बनेंगे, तो जितने ज्यादा गैमेट्स बनते हैं फिर उनको ऐसे डायरेक्टली क्रॉस कराना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसलिए पनेट स्क्वायर हम बनाते हैं और उसकी हेल्प से हम इजीली बता सकते हैं प्रोबेबिलिटीज कि कितने परसेंट फिनोटाइप का कैसा होगा या जीनोटाइप कैसा होगा। तो अगर आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस आता है तो आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस लिखना है, ये पूरा बनाना है, और उसके बाद बता देना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी आता है तो आपको ये बना देना और लिख देना, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो हाँ, तो वैसे तो किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए डाउट, बट फिर भी मैं कर देती हूँ। इसलिए यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे फीमेल लिख दिया, यहाँ पे मेल लिख दिया, और हमने प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज में क्या देखा था, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फीमेल का लिख दो कैपिटल टी। सपोज करो कि फीमेल जो है वो टॉल है, ठीक है, और जो मेल है वो क्या है, डॉट है, तो यहाँ पे मेल का लिख दिया स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इनका आप क्रॉस कराओ, ठीक है, अलग से कराते, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, 100% हाइब्रिड मिल रहा है, 100% टॉल। ये भी लिख सकते, कैसा टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी का कर सकते हैं, बट वो इजी है, इसलिए उसको डायरेक्टली ऐसे कर देते हैं, और यहाँ पे और ज्यादा गैमेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए हम पनेट स्क्वायर की मदद लेते हैं। तो अभी हमने दो चीज देख ली थी, और जो ये ऊपर पूरा लिखा हुआ है ये सारा, ये पूरा यही है जो मैंने अभी करवाया आपको, यही है। द क्रॉस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पनेट स्क्वायर।
टू टाइप की वेराइटीज हैं, सारी चीजें, ठीक है। या आप पढ़ लीजिएगा, कुछ डाउट हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास। बट नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट चीज रह गई है। दो चीजें हो गई हमारी। और आपको ना ये पूरी चीजें ना मेंशन करके लिखनी है, मतलब जब आप बनाएंगे एग्जाम हॉल में तो प्योर टॉल प्योर ड्रॉप जैसे ये लिखा हुआ है ना मेंशन करके, यहाँ गैमेट्स बन रहा है, ये फिर हाइब्रिड बन रहा है, आप एक्चुअली आप 100% हाइब्रिड लिख देना, ठीक है। हाइब्रिड बन रहा है, गैमेट्स बन रहे हैं, फिर F1 जनरेशन, तो यहाँ सेल्फ क्रॉस हो रहा है। तो ये पूरी चीजें मेंशन करना है, ये नहीं कि किसी ने बस TT लिख दिया और क्रॉस करा दिया और ऐसे कर दिया, मुझे फिर नहीं मिलता है नंबर ऐसे अच्छे। प्रॉपर जैसे ये लिखा हुआ है ना आपके नोट्स में, ऐसे अच्छे से करना है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अब पढ़ते हैं, दूसरा लॉ। पहला कौन सा हमने देखा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब हम दूसरा लॉ देख रहे हैं विच इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। सेग्रीगेशन, पहले तो हम समझेंगे कि सेग्रीगेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। सेग्रीगेशन वर्ड का मतलब होता है अलग अलग होना, ठीक है, दो चीजें सेपरेट होना, ठीक है, सेपरेशन। अब गैमेट्स किस प्रकार से सेपरेट होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट। पहले तो हमने देख लिया कि डॉट दिखते कैसे हैं, कौन सा गैमेट किसके ऊपर हावी होता है, कौन सा गैमेट सप्रेस हो जाता है, वहां तक बात हो चुकी थी। अब कैसे गैमेट आगे की जनरेशन में जाके सेपरेट होते हैं वो। दिस लॉ स्टेट्स दैट टू alleles of a characteristics behave independently. They interrupt, cross together and do not mix with each other, and separate at the time of a gamete formation or spore formation. So each gamete always receives one gene for a character and is always pure. This is therefore called law of purity of gamete. सबसे पहली चीज हमें याद रखनी है, यहाँ पे कहीं पे हाईलाइटर नहीं है क्या, हाईलाइट कर देती। नहीं हाईलाइटर नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। इसी से ये हाईलाइटर, सबसे पहले तो ये तो क्या ही हो रहा है। हम्म ये ये चीज याद रखनी है विच इज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैस। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है वो उसका दूसरा नाम क्या होता है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का जो दूसरा नाम होता है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है। दो अलील्स हैं, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कब बोला जाएगा, अब यहाँ पे किस क्रॉस की बात होगी, यहाँ पे डायहाइब्रिड क्रॉस की भी बात होगी, ठीक है। तो जो दो अलील्स हैं वो इंडिपेंडेंटली बिहेव करेंगे, एक अलील दूसरे अलील में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और वो इंडिविजुअली ही सेपरेट होगा और आगे की जनरेशन में जाएगा। तो हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिस लॉ कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। When a pure tall plant, capital T is crossed with a pure dwarf plant, the F1 generation obtained consists of only tall plant and capital T small t। देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, जो बोला जाएगा जो ब्लॉक पॉइंट्स है उनको मैं सर्कल करते जाती हूँ। जब भी आप कोई भी बहुत बड़ी थ्योरी की चीज पढ़ें या याद करें तो ऐसे ही आप अंडरलाइन या सर्कल करें मेन इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स को, क्योंकि अगर अपन आप हाईलाइटेड वर्ड्स याद रखोगे ना तो आपको वो पूरा पैराग्राफ अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि बेसिक इंग्लिश तो सबको आती है टू अरेंज दीज वर्ड्स इन अ प्रॉपर मैनर। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है और चीजें पता है कि आपको क्या लिखना है तो आप ऐसे पढ़िए तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। कैपिटल टी स्मॉल टी, व्हेन F1 plant are subjected to selfing, a mixed generation of tall and dwarf plant are produced in the ratio 3:1. In F2 generation, if capital T is the gene for tallness and small t is the gene for dwarfness, the above cross can be represented as the Punnett square.
कैपिटल टी स्मॉल टी, ये गैमेट्स यहाँ पे हाइब्रिड बने, और हाइब्रिड F1 जनरेशन एंड गैमेट्स ऑफ F1 जनरेशन, और यहाँ पे पनेट स्क्वायर की हेल्प से ये होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सिंपल सा क्या बताया जा रहा है आपको। हम्म कि दो अलील्स जो है वो इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं, मतलब एक अलील दूसरे अलील में इंटरफेरेंस नहीं करता है। आगे की जनरेशन में जब एक अलील जाएगा और दूसरा अलील जाएगा, ये अलग अलग बिहेव करेंगे, अलग अलग क्रॉस करेंगे। जैसे कि हमने अभी देखा था कि जब हमने पनेट स्क्वायर बनाया था तो वहां पे हमने कैपिटल टी लिखा था, स्मॉल टी लिखा था, कैपिटल टी लिखा था, स्मॉल टी लिखा था। तो ये वाला गैमेट इंडिविजुअली इस गैमेट के साथ भी क्रॉस करेगा, इस गैमेट, ये वाला गैमेट इंडिविजुअली इस गैमेट के साथ भी क्रॉस करेगा, इस गैमेट के साथ भी क्रॉस करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर इसने कर लिया तो ये नहीं कर रहा है, तो सारे ही गैमेट्स इंडिविजुअली एक दूसरे के साथ क्रॉस करेंगे और एक पर्टिकुलर रिजल्ट देंगे। यही बोल रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगर कोई हाइब्रिड है, आगे चल के दोनों गैमेट से सेपरेट हो जाएंगे और इंडिविजुअली एक जीन की तरह वर्क करेंगे, ठीक है। जैसे कि अपन हैप्लॉइड में दो अलग अलग क्रोमोसोम्स देखते हैं, बस इतनी सी चीज है। दिस लॉ कैन बी, अब यहाँ पे क्या मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे ने कैसे किया है, जैसे कि मैंने अभी कैपिटल डी स्मॉल डी बताया, जो मैंने अभी आपको 1 मिनट में बताया ना, वही पूरा इतने बड़े पैराग्राफ में लिखा है, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। आप एक बार रीड करके देखना, आपको चीजें अपने आप समझ में आएंगी कि क्या ही हो रहा है। देखो यहाँ पे जैसे कि जो ऊपर पड़ा था पूरा वही चीज है, लेकिन यहाँ पे किस पे फोकस किया गया है, गैमेट्स के सेपरेशन पे। अब यहाँ पे देखेंगे कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, दोनों गैमेट सेपरेट हुए। यहाँ पे भी दो गैमेट सेपरेट हुए। यहाँ पे आपको पता है कि हम लोगों ने सिर्फ एक एक गैमेट क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों ही गैमेट एक जैसे हैं। तो ये दोनों गैमेट अगर एक जैसे हैं तो हम एक गैमेट का बस रिजल्ट ले लें, हमें आगे की चीज पता चल जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे 100% क्या होना है, यही वाला क्रॉस। तो जब हमें 100% ये वाला क्रॉस मिलना है, हमें पता है कि 100% जितने प्लांट के पौधे आ रहे हैं वो एक जैसे ही आ रहे हैं, तो हम कोई भी एक पौधा उठा लेंगे और उसकी सेल्फिंग करा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी वेरिएशन नहीं है, 100% वैसे ही है। मेरे हिसाब से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, आपके दिमाग में चीज बैठ रही है, ठीक है, कि F1 जनरेशन में क्या चीज हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद गैमेट्स ऑफ F1 जनरेशन, फिर यहाँ पे क्या सेल्फिंग कराएंगे, जैसे कि बताया। सेल्फिंग कराने के बाद तीन टाइप के गैमेट्स मिल रहे हैं, एक ये गैमेट मिल रहा है, एक ये गैमेट मिल रहा है, ये दोनों सेम गैमेट है, और एक ये गैमेट, ठीक है। इसको क्रॉस से कर देते हैं, इसको टिक से कर देते हैं, इसको भी टिक से कर देते हैं, और इसको किससे कर देते हैं, इसको से वेवी लाइन से कर दे रहे हैं। तीन टाइप के गैमेट मिल रहे हैं। तीन टाइप के गैमेट मिल रहे हैं। तीनों टाइप कितने मिल रहे हैं, दो टाइप के मिल रहे हैं। लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस में आपने फिनोटाइप की बात की कि टॉल दिख रहा है, डॉट दिख रहा है, तो फिनोटाइप के बेसिस पे आप जीनोटाइप में गए थे कि अच्छा ये दो टॉल दिख रहे हैं तो इनका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैसे होगा, एक प्योर होगा एक इम्प्योर होगा, उस बेसिस पे गए थे आप। यहाँ पे क्या बात करना है, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट क्या हो रहे हैं, अलील्स सेग्रीगेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम किस पे ज्यादा फोकस करेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, जीनोटाइप रेशियो। जब हम जीनोटिपिक रेशियो पे ज्यादा फोकस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक टॉल आ रहा है, दो हाइब्रिड आ रहे हैं, और एक डॉर्फ आ रहा है। यहाँ पे हमें हर एक जीन को इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें अलग अलग प्रकार की जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मिल रही है, तो हमें अलग अलग प्रकार के जीन्स मिलेंगे। तो हमें इन सभी पौधों को उठाना पड़ेगा और उनका सेल्फिंग कराना पड़ेगा अलग अलग। तब जाके हमें पता चलेगा कि अच्छा F2 जनरेशन में ये तीन आए थे, तो F3 में क्या क्या आएंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए सेल्फिंग ऑफ F2 जनरेशन। अब क्या हो रहा है, इसको लेंगे, इसका सेल्फिंग होगा कैपिटल टी। तो हमें पता है, ये एक्सपेरिमेंट आपको क्या बता रहा है कि कैपिटल टी क्या है, एक प्योर टॉल है। तो आप देखिए कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल,
इसका इससे करा है, इसका इससे करा है, आप देख रहे होंगे हर जगह आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ टॉल मिल रहा है। फिनोटिपिकली ही नहीं, जीनोटिपिकली भी ये सारे क्या है, सेम, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी। तो 4 टॉल मिले। प्योर टॉल से का अगर हम प्योर टॉल से कराएंगे तो हमें सारे प्योर टॉल ही मिले। उसी तरह जब हमने कैपिटल टी स्मॉल टी को करवाया, जब कैपिटल टी स्मॉल टी को करवाया तो हम लोग ने वहां पे देखा था कि ये गैमेट ये गैमेट ये गैमेट ये गैमेट, इसका इससे क्रॉस हुआ, इसका इससे क्रॉस हुआ। हमें किस रेशियो में फिनोटाइपिक रेशियो मिल रहे थे, 3 टॉल मिल रहे थे और एक डॉट मिल रहा था। दिस टॉल, दिस इज टॉल, दिस इज टॉल एंड दिस इज टॉल। ठीक है। उसके बाद हमें दूसरा भी है कैपिटल टी, क्योंकि यहाँ 2 मिले थे हमें F2 जनरेशन, तो हमें F3 में और सेल्फिंग करानी पड़ेगी इसकी भी। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3:1 मिलेगा। उसी साइड अभी डॉट्स क्या है, लास्ट क्या है, ये है प्योर डॉट, प्योर डॉट। ठीक है, प्योर डॉट है, इसका सेल्फिंग कराएंगे स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि स्मॉल टी का क्रॉस करेंगे तो ये डॉट आएगा, यहाँ पे भी डॉट आ रहा है, यहाँ पे भी डॉट आ रहा है, यहाँ पे भी डॉट आ रहा है। तो हमें पता है कि हमने होम जब प्योर डॉट्स लिया तो हमें प्योर डॉट्स ही मिलेगा। जैसे कि जब हमने प्योर टॉल लिया था तो हमें प्योर, प्योर किस टर्म में बोल रहे हैं, जीन्स के टर्म में बोल रहे हैं, अलील्स के टर्म में प्योर बोल रहे हैं। हमेशा प्योर जब मैं बोलूँ तो ध्यान रखिएगा कि अलील्स की टर्म, होमोजाइगस की टर्म में प्योर की बातें हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट 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 डॉट, ये कौन सी जनरेशन है, ये एफ। इस तरीके से सेग्रीगेशन होगा, मतलब ये वाला जीन अलग क्रॉस कर रहा है, ये अलग, ये अलग, ये अलग वाला अलग, ये वाला अलग, ये वाला अलग, ये वाला अलग। सारे ही जीन्स गैमेटाइजेशन टाइम पे सेपरेट हो जाते हैं और अलग अलग क्रॉस करते हैं, एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस नहीं डालते। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। यहाँ पे हम लोगों ने कितनी, 1 से लेके 3, F1 से लेके F3 जनरेशन तक हम लोगों ने पूरा कर दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये पूरा यही चीज लिखी हुई है कि 1/3, यहाँ पे क्या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के हिसाब से बताया गया है, मैं बता रही हूँ आपको। above cross clearly shows that 1/3 of the F2 tall plant are pure as it produced all tall in F3 generation produced 2/3 of F2 tall। देखिए ये 1/3 और 2/3 ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो स्टेप में मत ही लिखना तो आपको ज्यादा सही रहेगा। अगर ये पढ़ने में आपको समझ में आता है तो ठीक बात है, और अगर किसी को उस पर डाउट होता है तो वो भी ठीक बात है, आप मेरे से पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में, आप मैं आपको बता दूंगी। लेकिन अगर किसी को ये लग रहा है ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, पढ़ने में समझ नहीं आ रहा है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। आप इतना भी लिखोगे आपको समझ में आया सेपरेट, ठीक है। इसमें कुछ नहीं बोला गया, इसमें बस बोला गया है कि कितने टॉल होंगे कितने डॉप होंगे। जैसे कि यहाँ पे F2 में बोला गया है, तो F2 में कितने परसेंट टॉल हो रहा है, कितने परसेंट डॉप हो रहा है, इस चीज की बात है। ठीक है, और अब शायद क्लास का टाइम भी हो गया है, तो आज के लिए इतना काफी है। और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप लोग प्लीज अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें और मुझसे वो डाउट पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।